तेल की दुनिया में आज एक ऐसा भूकंप आया है जिसकी आफ्टर शॉक आपकी जेब तक पहुंचेगी। यूएई ने ओपेक छोड़ दिया और इसके पीछे की असली कहानी है सऊदी की दादागिरी, पाकिस्तान की चालबाजी और एक बड़ी भारतीय चाल। पूरी सच्चाई जाननी है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपको चौंका देगा। मैं हूँ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं सियासत 360 7 टीवी भारत पर। तारीख है 28 अप्रैल 2026 और यह दिन दुनिया के इतिहास में दर्ज होने वाला है, क्योंकि एक ऐसी खबर आई है जो तेल की दुनिया को, खाड़ी देशों की राजनीति को और आने वाले वर्षों में आपके पेट्रोल के दाम को सीधे प्रभावित करेगी। यूएई यानी दुबई और अबू धाबी का देश संयुक्त अरब अमीरात ने यह ऐलान कर दिया है कि वो ओपेक छोड़ रहा है, ओपेक प्लस से बाहर निकल रहा है और सिर्फ बाहर ही नहीं निकल रहा बल्कि यह भी कह रहा है कि 1 मई से मैं अपना तेल उत्पादन बढ़ाकर 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन कर दूंगा। अब सवाल यह है, यह फैसला क्यों आया? इसके पीछे सऊदी से क्या दुश्मनी है? पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है और भारत इस पूरे खेल में कहां खड़ा है? आज सियासत 360 पर हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे, एक एक करके, बिना किसी लाग लपेट के। लेकिन पहले थोड़ा इतिहास, क्योंकि जड़ें नहीं समझोगे तो कहानी नहीं समझ पाओगे। बात करते हैं उस दौर की जब जमीन के नीचे से तेल निकालने की तकनीक सिर्फ 2 देशों के पास थी, ब्रिटेन और अमेरिका। इन दोनों देशों की 7 बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिन्हें दुनिया 7 सिस्टर के नाम से जानती थी। ये कंपनियां जहां भी तेल का भंडार मिलता वहां पहुंच जाती थी। निकालो, रिफाइन करो, बेचो, मुनाफा काटो। और जिस देश की जमीन पर तेल था उसे बस मामूली हिस्सा। सोचिए, आपकी जमीन, आपका तेल, लेकिन फायदा किसी और का। यही था उस दौर का सच और इसी गुस्से से जन्म हुआ ओपेक का। सन 1960 इराक की राजधानी बगदाद 5 देश एक मेज पर बैठे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इन्होंने कहा, तेल हमारा, जमीन हमारी, तो फैसला भी हमारा होगा। और इस बगदाद बैठक से पैदा हुआ ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। शुरुआत में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे इन देशों ने अपनी खुद की रिफाइनरी बनाई, तकनीक सीखी और पूरे सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया। फिर आता है 1973 अरब इजराइल युद्ध। इसे योम किप्पुर युद्ध भी कहते हैं। इजराइल ने 1966 में अपने पड़ोसी देशों मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान के बड़े बड़े इलाके कब्जा लिए थे, सिनाई प्रायद्वीप से लेकर वेस्ट बैंक तक, गोलान हाइट्स तक। और इन इलाकों को वापस लेने के लिए 1973 में अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया और उसी वक्त ओपेक ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। जो देश इजराइल का साथ दे रहे हैं, अमेरिका, उसके साथ ही उसे हम तेल नहीं बेचेंगे बस। और देखते ही देखते अमेरिका में तेल की किल्लत पैदा हो गई। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें, कारखाने बंद, अर्थव्यवस्था हिल गई। दुनिया को पता चला तेल सिर्फ ईंधन नहीं, तेल एक हथियार है और यही ओपेक की असली ताकत थी। आज ओपेक में 12 देश हैं, सऊदी अरब, इराक, ईरान, यूएई, कुवैत, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबोन और इक्वेटोरियल गिनी। इनके साथ ओपेक प्लस के 10 और देश, जिसमें रूस, मैक्सिको, कजाकिस्तान, ओमान, अजरबैजान, मलेशिया, बहरीन, ब्रुनेई, दक्षिण सूडान और सूडान भी शामिल हैं। मिलकर ये देश दुनिया का 60% तेल उत्पादन करते हैं। अकेला ओपेक दुनिया के 40% तेल उत्पादन को और 80% ज्ञात तेल भंडारों को नियंत्रित करता है। और इनकी ताकत का रहस्य क्या है? कोटा सिस्टम। इन सभी देशों ने मिलकर तय किया, हम उतना ही तेल निकालेंगे जितना हमने तय किया है, ज्यादा नहीं। सोचिए, अगर ये सब एक साथ पूरा तेल निकाल दें तो बाजार में तेल की बाढ़ आ जाए, कीमत गिर जाए। इसलिए ये लोग जानबूझकर उत्पादन कम रखते हैं, मांग हमेशा आपूर्ति से ज्यादा रहती है, कीमत ऊंची रहती है। और इस पूरे कोटा सिस्टम का असली बॉस है सऊदी अरब। सऊदी जो रोज 9 मिलियन बैरल तेल निकालता है, बाकी देशों से कहता है तुम कम निकालो और इसी कम
कम निकालो के फरमान से आज यूएई ने बगावत कर दी है और इस बगावत की जड़ में है सऊदी की पक्षपात, पाकिस्तान की साजिश और यूएई का वो घाव जो सालों से नासूर बना हुआ था। वो सब बताऊंगा, लेकिन पहले अगर यह खबर आपको जरूरी लगती है तो अभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यह खबर हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। यूएई 1967 में ओपेक में शामिल हुआ था। करीब 6 दशक बाद 2026 में वो इससे बाहर निकल रहा है। क्यों? पहला कारण कोटा सिस्टम की नाइंसाफी। यूएई रोज करीब 3 मिलियन बैरल तेल निकालता है और वो चाहता है कि अपना उत्पादन बढ़ाकर 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन करे, लेकिन सऊदी कहता है नहीं, कोटे में रहो। यूएई का तर्क है दुनिया धीरे धीरे हरित ऊर्जा की तरफ जा रही है, अगले कुछ सालों में तेल की मांग घटेगी, तो जब तक मौका है मुझे ज्यादा बेच लेने दो। यह तर्क बिल्कुल व्यावसायिक है, बिल्कुल तर्क संगत है, लेकिन सऊदी इसे मानने को तैयार नहीं। दूसरा कारण युद्ध में सऊदी की पक्षपात। इस पूरे संघर्ष में जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव था, यूएई पर सबसे ज्यादा हमले हुए, इजराइल से भी ज्यादा। 95% हमले यूएई पर हुए, जो अमेरिकी रक्षा प्रणाली ने रुके। और इस मुश्किल घड़ी में जब यूएई को सऊदी के समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, सऊदी ने पक्षपात किया। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। यह सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जब शांति वार्ता की बात आई तो पाकिस्तान मध्यस्थता के नाम पर सक्रिय हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने किससे बात की? सऊदी अरब से, मिस्र से, तुर्किया से। यूएई को खाड़ी के उस देश को जिसके पास दुबई है, अबू धाबी है, बुलाया ही नहीं, उसे बातचीत से बाहर रखा गया और ईरान के विदेश मंत्री भी गए, लेकिन यूएई को नजरअंदाज किया गया। यूएई का कसूर क्या था? बस यह कि वो इजराइल का दोस्त है, कि वो अमेरिका के करीब है, कि वो ज्यादा समृद्ध है, और यही उसकी सजा दे दी गई। अब सुनिए यमन वाला किस्सा। पिछले साल जब यमन में हुतियों का विरोध चल रहा था, सऊदी ने यमन में यूएई के जहाजों, ट्रकों और संसाधनों पर गोली बरसा दिए। यूएई ने उस वक्त खून का घूंट पीकर चुप रहना पसंद किया, क्योंकि वो जानता था सऊदी से सीधी टक्कर लेना ठीक नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर एक आग सुलगती रही और उस आग के पीछे था पाकिस्तान सऊदी को यह कहकर उकसाता रहा, आप चिंता मत करिए, परमाणु बम लेकर बैठा हूँ मैं, आपके साथ हूँ। और फिर आई वो खबर, यूएई ने पाकिस्तान से अपना पैसा मांगा। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था तो सऊदी ने $3 बिलियन दे दिए। लो, यूएई का कर्ज चुका दो। यानी सऊदी ने पाकिस्तान को यूएई के सामने शर्मिंदगी से बचाया। यूएई को इसमें एक साफ संदेश दिखा, हम पाकिस्तान के साथ हैं, तुम्हारे साथ नहीं। और यही वो आखिरी बूंद थी जिसने यूएई का धैर्य तोड़ दिया। अगर आपको लग रहा है कि यह सिर्फ तेल की खबर है तो रुकिए, अभी भारत का रोल बताना बाकी है, और वो हिस्सा जो सबसे जरूरी है, इसलिए वीडियो बंद मत करिए। और हाँ, अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आ रहा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे कम चर्चा में है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम है। कुछ दिन पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल यूएई गए। वहाँ के शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात हुई। यह महज एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी। दरअसल भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका, ये चारों मिलकर एक गठबंधन में है। नाम है I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। और इस गठबंधन के जरिए भारत अब एक बड़ी चाल चलने की तैयारी में है। वो चाल क्या है? जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, जैसे ही तेल का रास्ता खुले, भारत यूएई के साथ एक दीर्घकालीन तेल समझौता करना चाहता है। याद है, चीन ने ईरान के साथ $400 बिलियन का तेल समझौता किया था। भारत ठीक वैसा ही करना चाहता है यूएई के साथ। भारत पहले से ही अपनी ऊर्जा जरूरत का करीब 10% यूएई से आयात करता है और भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का 85% आयात करता है। तो यूएई अगर 5 बिलियन बैरल रोज निकाले तो उसे एक बड़े और भरोसेमंद खरीदार की जरूरत होगी, और वो भरोसेमंद खरीदार भारत बन सकता है। यूएई के किंग जब भारत की एक दिन की यात्रा पर आए थे, सीधे प्रधानमंत्री से मिले और चले गए। उस वक्त भी यही संकेत था कि हमें एक नया साथी चाहिए। भारत ने उस संकेत को समझा और अब वो उस जगह खड़ा होने की कोशिश कर रहा है जो सऊदी पाकिस्तान के साथ कर रहा है। यानी खाड़ी की कहानी में भारत की एंट्री हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा तो क्या होगा? अभी हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है। 2 महीने से तेल का बड़ा हिस्सा रुका हुआ है। कीमतें आसमान छू रही हैं। जैसे ही यह खुलेगा, यूएई का बटन दबेगा। 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन। सिस्टम सामान्य होने में करीब 6 महीने का वक्त लगेगा। रणनीतिक भंडार भरने होंगे, बाजार स्थिर होगा, लेकिन धीरे धीरे तेल की
कीमतें नीचे आएंगी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले से ओपेक को लेकर नाराज रहते थे, वो इस बदलाव से बेहद खुश होंगे, क्योंकि जो काम वो ओपेक पर दबाव डालकर नहीं करा सके, वो यूएई ने खुद कर दिया। यूएई का ओपेक छोड़ना यह सिर्फ एक देश का फैसला नहीं है, यह एक संकेत है। जब किसी संगठन का एक मजबूत सदस्य, जो प्रतिदिन 3 मिलियन बैरल निकालता हो, वो कहे कि आपके साथ रहने का कोई फायदा नहीं, तो समझिए उस संगठन की नींव हिल गई है। ओपेक आज 12 से 11 देशों का हो गया है और अगर यूएई के बाद कोई और देश भी यही रास्ता अपनाता है, तो ओपेक का कोटा सिस्टम, वो पूरा ढांचा जो दशकों से तेल की कीमतें तय करता आया है, ध्वस्त हो सकता है। और इसका मतलब यह भी है, सऊदी अरब की वो ताकत जो उसने तेल की कीमतें तय करने में लगाई थी, वो कमजोर पड़ रही है। तो आज की कहानी का सार ये है, तेल सिर्फ ईंधन नहीं, तेल ताकत है, तेल राजनीति है, तेल रिश्तों का तराजू है। यूएई ने आज ओपेक छोड़कर यह बता दिया कि दोस्ती भी तब तक है जब तक बराबरी है। जब साथी ही दुश्मन जैसा बर्ताव करने लगे, तो रिश्ता तोड़ने में देर नहीं लगती। सऊदी और यूएई के बीच की यह दरार पाकिस्तान ने खोदी और भारत चुपचाप धैर्य से, कूटनीतिक समझदारी से उस मौके को भुनाने की तैयारी में है। I2U2 गठबंधन भारत की वो चाल है जो आने वाले वर्षों में हमें सस्ता तेल दिला सकती है। और अगर यह खेल भारत के पक्ष में रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब खाड़ी की राजनीति में भारत की आवाज सऊदी की आवाज से ज्यादा जोर से सुनाई देगी। तेल की यह जंग अभी शुरू हुई है और इस जंग का अगला मोड़ हॉर्मुज के खुलने के साथ आएगा। उस दिन का इंतजार करिए, लेकिन तब तक सतर्क रहिए, सियासत 360 के साथ बने रहिए। और हाँ, अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया तो अभी लाइक करें, इसे शेयर करें उन सभी के साथ जो देश और दुनिया की असली खबर समझना चाहते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है भारत इस मौके का फायदा उठा पाएगा? और 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सियासत 360 पर ऐसी खबरें रोज आती हैं जो बाकी जगह नहीं मिलती। मैं हूँ सुशील गिरीश, यह था सियासत 360 7 टीवी भारत पर।